ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम एमए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। क्योंकि इसको मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सभी बच्चे कह रहे हैं वीडियो सर बना दीजिए, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री का सीरीज नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है। हम सबसे पहले आपको उसका सिलेबस बता देते हैं। यूनिट, कितनी यूनिट आपको पढ़ना है, उसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट में क्या क्या है हमको आपको सिलेबस बता दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही यूनिट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट पहले फर्स्ट यूनिट में देखते हैं भारत में इस्लाम का आगमन, सिंध में अरब विजय, तुर्कों के आगमन के समय भारत की दशा, तुर्क अभियान, तुर्कों की विजय और राजपूतों की पराजय के कारण तुर्की विजय का महत्व, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, प्रारंभिक जीवन व सिंहासनारोहण, ऐबक की कठिनाइयों और समाधान, मूल्यांकन और आराम शाह। उसके बाद देखते हैं दूसरे यूनिट में क्या है। दूसरे यूनिट में क्या है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, प्रारंभिक जीवन व सिंहासनारोहण, इल्तुतमिश की उपलब्धियां, मूल्यांकन, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 1236 से 1265 तक, रुकबुद्दीन फिरोज शाह रजिया 1236 से 1240 ईस्वी, मयूजुद्दीन बराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक। फिर हम देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है, गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक, प्रारंभिक उनका जीवन और सिंहासनारोहण, बलबन की कठिनाइयाँ और समाधान, राजत्व सिद्धांत, दिल्ली सल्तनत आंतरिक सुदृढ़ीकरण, मंगोल समस्या, मूल्यांकन, गियासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारी, मुआजुद्दीन कैकुबत। उसके बाद फोर्थ यूनिट पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश राजवंश की स्थापना, खिलजी क्रांति, जलालुद्दीन फिरोज शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण। आपको इतना ये सिलेबस में बता दिया, सिर्फ आपको मात्र इतना पढ़ना है। फिर हम देखते हैं, पहले देखते हैं अलबर्नी। एग्जाम में अति लघुत्तरी प्रश्न आता है, अलबर्नी। अलबर्नी के बारे में बताइए। अलबर्नी के बारे में जो हम जानते हैं बताने जा रहे हैं। अलबर्नी महमूद गजनवी का दरबारी था। उसने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति का वर्णन तहकीक ए हिंद, कभी कभार एग्जामों में पूछ लिया जाता, तहकीक ए हिंद किसने लिखा, तहकीक ए हिंद अलबर्नी लिखे थे, नामक ग्रंथ में किया था। वह अपने समय का प्रसिद्ध गणितज्ञ, दार्शनिक तथा खगोल विद्या विशारद तथा उसे संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया और कुछ समय तक यहाँ रहा। उसने भारत की तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक दर्शन का वर्णन किया, और किस बुक में किया है, तहकीक ए हिंद वाले बुक में किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी महमूद गजनवी के काल का एक महान फारसी कवि था। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के काल का एक महान फारसी कवि था, जिसने शाहनामा की रचना की थी। तहकीक किसने किया था, अलबर्नी ने किया था। और फिरदौसी कौन सा है, शाहनामा की रचना की। उसकी काव्य प्रतिभा के कारण उसे पूर्व का होमर कहा जाता था। जो इनकी काव्य प्रतिभा के कारण फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था। उसने महमूद गजनवी के कहने पर शाहनामा की रचना की, जिसमें 8000 छंद थे। कितने हैं, एग्जामों में कभी कभी यूपी पीसीएस की एग्जामों में पूछा जाता है, नेट की एग्जामों में, जिसमें 60,000 छंद थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हसन निजामी की रचना ताज उल मासिर पर प्रकाश डालिए। इस ग्रंथ का रचयिता हसन निजामी था। ताज उल मासिर के रचयिता हसन निजामी थे। इनका जन्म निशापुर में हुआ था। गजनी से दिल्ली आया और 1206 ईस्वी में इसने यह पुस्तक लिखी। इसमें दिल्ली के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन के शासन काल की घटनाओं का वर्णन किया। अंतिम पृष्ठों में कुछ घटनाएं मोहम्मद गौरी तथा इल्तुतमिश के समय की भी वर्णित की गई है, परंतु इस ग्रंथ में ऐबक के पुत्र आराम शाह के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाला नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सैफ शमसी सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में उच्च पदों पर कार्य करते रहे। इनकी माता गुलाम बादशाह बलबन के एक उच्च अधिकारी इमादुल मुल्क की पुत्री थी। उनकी कविता में विशेष रुचि थी और 12 वर्ष की आयु में सुंदर कविताओं की रचना करने लगे। उन्होंने फारसी और तुर्की भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी का भी अध्ययन किया था। अमीर खुसरो को यह गुण अपनी माता से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र चित्रण।
कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार एवं दानशील व्यक्ति थे। वह अपने दानशीलता के कारण लाख बख्श के उपनाम से प्रसिद्ध थे। वह लाखों मुद्राओं का दान करता था और फरिश्ता लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फरिश्ता लिखता है कुतुबुद्दीन ऐबक सारे पूर्व में अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसे लाख बख्श का उपनाम मिला। यदि कोई व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करता था तो उसे अपने युग का ऐबक कहते थे। मिनहाज ऐबक का दूसरा हातिम बताता है तथा बड़ा ही वीर और उदार शासक मानता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज सन 1193 ईस्वी में मिनहाज उल सिराज का जन्म हुआ था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान व्यक्ति सिद्ध हुआ। 1227 ईस्वी में वह सिंध पहुंचा, जहां उसे मदरसा ए फिरोज में अध्यापक का स्थान प्राप्त हुआ। 1228 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे अपनी सेवा में लिया। उस समय से केवल बीच में एक वर्ष के समय छोड़कर वह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल तक राज्य की सेवा में रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं खजाइनुल फतूह। यह अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ था। खजाइनुल फतूह यह अमीर खुसरो द्वारा रचित एक ग्रंथ था। इसके अंतर्गत अलाउद्दीन का राज्यारोहण, मंगोलों से युद्ध, सार्वजनिक सुधार कार्य तथा सारेग दल विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में खुसरो ने मलिक काफूर की प्रशंसा की है। यह गद्य की पुस्तक है। इसमें अरबी शब्दों तक रूपक, उपमा और आदि अलंकार प्रयोग किए गए हैं। इसमें एक ऐसा मलिक काफूर ही था जो दक्षिण भारत में युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया। वहाँ का राजा दहर सेन को परास्त किया। दाहिर, जिसका नाम दाहिर था, को परास्त किया और सिंध में अरब शासन की स्थापना की। वह अत्यंत उत्साही सेनापति था। राजा दाहिर को दहर सेन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। 715 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनी का शासक और भारत पर बार बार आक्रमण करने वाला तुर्क था। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए 1024 ईस्वी में गजनी से प्रण किया और 1025 ईस्वी में आहिलवाड़ पहुंचा। वहां का राजा भीमदेव भाग खड़ा हुआ और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर से लूटा और ध्वस्त किया। इस लूट में उसे बहुत धन मिला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। उसके बड़े भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में उसे गजनी का शासक बनाया, किंतु गजनी के छोटे राज्य से वह संतुष्ट न था। अतः उसने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। उसके प्रमुख युद्धों में तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध है, जो क्रमशः 1191 ईस्वी एवं 1192 ईस्वी में लड़े गए। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उसे परास्त कर दिया, किंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। भारत में तुर्की राज्य की नींव रख डाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1175 ईस्वी में 9 वर्ष की अवस्था में अजमेर का शासक बना। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को 1175 ईस्वी में 9 वर्ष की अवस्था में अजमेर का शासक बना और इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह बड़ा वीर था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में उसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, किंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने उसे परास्त कर मार डाला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जयचंद। जयचंद कन्नौज का राजा था। वह बड़ा वीर और शक्तिशाली था। 1194 ईस्वी में उसने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी का सामना किया, किंतु आंख में तीर लग जाने के कारण वह परास्त हो गया। मोहम्मद गोरी ने उसके बनारस स्थित राजमहल को लूटा और पर्याप्त धन लेकर गजनी चला गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पद्मिनी। 1313 ईस्वी के प्रारंभ में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतने का संकल्प लिया और 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से चलकर उसे घेर लिया। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य राणा रतन सिंह की सुंदरी तथा गुणवती स्त्री रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था, जो उस समय समस्त भारत में सबसे सुंदर थी।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा उपयुक्त कहानी को मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, यह जो पद्मिनी की कहानी है कैसी कहानी है या मनगढ़ंत कहानी है, यह किसने कहा था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति पूर्णतः अव्यवस्थित थी। राज दरबार में उसके अनेक विरोधी थे तथा चारों ओर शत्रुओं का संकट उसे चुनौती दे रहा था। इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का शासन फूलों की सेज न था, वह भयंकर परिस्थितियों से घिरा हुआ। उसकी प्रमुख कठिनाइयों में तुर्कों की समस्या, नसरुद्दीन कुबाचा, एल्दौज, राजपूत बंगाल के खिलजी, सरदार शेर खां तथा तुगरिल बेग की समस्या थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, किंतु दिल्ली के नागरिकों ने उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि वह दुर्बल तथा अयोग्य नवयुवक था। आराम शाह के शासन में दिल्ली का नव स्थापित तुर्की राज्य 4 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। लाहौर के लोगों ने आराम शाह का साथ दिया। इल्तुतमिश के विरुद्ध विद्रोह में वह पराजित हुआ और मार डाला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, रजिया सुल्तान। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु तुर्की अमीरों को रजिया का सिंहासनारोहण ठीक न लगा। रजिया इससे हताश नहीं हुई। रजिया ने विरोधियों को अपने पक्ष में करने का निश्चय किया। ख्वाजा मुहाजुबुद्दीन को अपना वजीर बनाया और मलिक जमालुद्दीन को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। अन्य कर्मचारियों को उच्च पद प्रदान किए, परंतु बाद में रजिया के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। 3 वर्ष 6 महीने 6 दिन तक शासन किया रजिया के पद का नाम अल्तुनिया था। क्या था? आगे हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को भयंकर पराजित दी थी, परंतु मोहम्मद गोरी घायल होकर अपनी सेना के साथ गजनी भाग गया था, किंतु वह पुनः युद्ध की तैयारी में लग गया। अगले वर्ष 1192 ईस्वी में वह तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने में सफल हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विजय श्री जयचंद को ही वरण करेगी, किंतु एकाएक उसकी आंख में तीर लग गया, जिससे वह घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुआ। विजय लक्ष्मी ने गोरी को वध किया, जो मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मृत्यु कर डाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इल्तुतमिश में एक कुशल प्रशासक के गुण विद्यमान थे। वह पहला मुसलमान शासक था जिसने भारत में संगठित मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। इल्तुतमिश ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु 40 गुलामों के गुट का भी गठन किया। इन लोगों को शासन व सेना में महत्वपूर्ण पद दिए। चूँकि भारत में मुस्लिम राजाओं में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि खलीफा ने से उसी को प्राप्त हुआ, अतः उसी को भारत में वह मुस्लिम शासक माना जा सकता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 40 गुलामों का दल। 40 गुलामों का दल ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश को अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। सुल्तान बनने पर इल्तुतमिश को शासन संचालन में स्वामी भक्त सहयोगियों की आवश्यकता थी, अतः इल्तुतमिश ने विश्वस्त अमीरों में के एक दल का गठन किया। उसने 40 अमीरों के एक दल का निर्माण किया और प्रायः सभी को उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इसमें बड़े ही योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये अपनी राजभक्त के लिए प्रसिद्ध थे। फिर हम देखते हैं अलमास बेग अलूग खां। अलमास बेग उर्फ अलूग खां अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक पुत्री के साथ उसका विवाह हुआ था, किंतु वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध षड्यंत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गया। फलतः जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो गई। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद उसने कई युद्धों से वीरता का प्रदर्शन किया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे रणथंभौर का सूबेदार बनाया, किंतु 6 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ते हैं इब्न बतूता। यह मोरक्को का एक विख्यात पर्यटक था। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल रहल, जिसे हम कहते हैं रहला के नाम से, उसने 1325 ईस्वी में यात्रा आरंभ की और उत्तरी अफ्रीका,
अरब, ईरान, लीवान तथा कुस्तुनतुनिया का भ्रमण किया। तदुपरांत वह भारत आया और 12 दिसंबर 1333 ईस्वी को सिंध पर उतरा। हमारे देश में वह 1342 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया। 8 वर्ष तक उसने इस पद पर कार्य किया। बाद में सुल्तान ने अप्रसन्न होकर उसे कारागार में डाल दिया, बाद में मुक्त कर दिया। खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति इस्लामी तुर्कों के विरुद्ध खिलजियों की सरल सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि नस्लवाद पर आधारित तुर्की श्रेष्ठता की नीति अनुपयोगी एवं असफल थी। खिलजियों का विद्रोह मुख्यतः भारतीय मुसलमानों का उन तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह था जो दिल्ली के स्थान पर गौर और गजनी से प्रेरणा प्राप्त करते थे। खिलजी वंश के दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होने से शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन के सिंहासनारूढ़ होने के समय ताज की प्रतिष्ठा में कमी आ गई थी। जनता के हृदय में सुल्तान का भय जाता रहा। वह भली भांति समझ गया कि अमीरों की शक्ति को नष्ट किए बिना न तो सुल्तान के रूप में राजभक्ति का उपयोग कर सकता था और न ही अपनी प्रजा का सम्मान पा सकता था। अतः उसने कहा कि सुल्तान धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि है। उसने अमीरों एवं सरदारों को राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने दिया और ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। उसने राज दरबार की वैभवशाली बनाया और दरबारी कायदे कानूनों को कठोरता से क्रियान्वित किया। भारत में मुस्लिम राज्य धर्मांतरी तथा स्पष्ट कीजिए। दिल्ली सल्तनत का राज्य सांप्रदायिक राज्य था। डॉक्टर कुरैशी के अनुसार दिल्ली सल्तनत धर्म पर केंद्रित अवश्य थी, परंतु पूर्ण रूपेण धर्मावलंबित नहीं था, क्योंकि धर्मावलंबित राज्यों की विशेषता है कि उसमें निर्दिष्ट पुरोहित वर्ग का शासन होना चाहिए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार वास्तव में दिल्ली सल्तनत के राजाओं का उद्देश्य दार उल इस्लाम मुसलमानों का देश बनाना था, यह धर्मांतरी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मलिक काफूर। समस्त उत्तर भारत पर अधिकार कर लेने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर विजय करने की योजना बनाई। वह पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतों को पार करके दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयत्न किया। उस विजय का सारा श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। काफूर ने देवगिर वारंगल द्वारा समुद्र तथा मदुरा के राज्यों को पराजित करके अलाउद्दीन की विजय पताका रामेश्वरम तक फैला दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शहाबुद्दीन उमर अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसे सुल्तान बनाया। यद्यपि उस समय उसकी अवस्था लगभग 5 वर्ष की थी। उसकी माता का नाम सत्यपाली था, जिसने मलिक काफूर ने अपना विवाह कर लिया था। जब तक मलिक काफूर जिंदा रहा, शहाबुद्दीन उमर सुल्तान बना रहा, किंतु मलिक काफूर की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उसको गद्दी से हटा दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था। 1316 ईस्वी में मलिक काफूर की हत्या के बाद वह सुल्तान बना। उसने खलीफत उल्लाह की उपाधि धारण की और भूल जाओ और क्षमा करो की नीति प्रारंभ की। शासन के आरंभ में उसे कुछ उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई, किंतु बाद में वह दुष्चरित हो गया। खुसरो नामक एक व्यक्ति ने उसकी घनिष्ठता का लाभ उठाकर 1320 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अल्तुनिया रजिया के शासनकाल में भटिंडा का सूबेदार था। भटिंडा के सूबेदारी रजिया ने उसे प्रदान की थी, किंतु उसने रजिया के साथ विश्वासघात किया और इसके विरोधियों से मिलकर 1240 ईस्वी में उसे परास्त कर जेल में डाल दिया। किंतु कुछ दिनों के बाद उसने रजिया से विवाह कर लिया। अब दोनों ने मिलकर दिल्ली को ओर अभियान किया, किंतु मुइजुद्दीन बहराम शाह की सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और रजिया की हत्या कर डाली। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जफर खां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक वीर और साहसी सेनापति था। मंगोलों के विरुद्ध लड़ने में उसने दक्षता प्राप्त की थी। 1299 ईस्वी में जब मंगोल नेता कुतलुग ख्वाजा ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने मंगोलों का वीरतापूर्वक सामना किया और दूरदर्शिता पूर्वक मंगोलों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता गया। इसका लाभ उठाकर मंगोलों ने घेर कर उसे मार डाला। अलाउल मुल्क इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी की
उसे कृपा प्राप्त थी। कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी उससे परामर्श भी लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली का कोतवाल बनाया था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि उसी ने अलाउद्दीन खिलजी को यह परामर्श दिया था कि वह न तो किसी नए धर्म की स्थापना करे और न सिकंदर की तरह वह विश्व विजय का ख्वाब देखे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का प्रथम भारतीय मुसलमान सुल्तान था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को 1320 ईस्वी में मार कर वह दिल्ली की सुल्तान बना और पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की, किंतु विदेशी तुर्की अधिकारी उसने संतुष्ट न थे। गाजी मलिक के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने उनका दमन करने का प्रयास किया किंतु परास्त हुआ। 1320 ईस्वी में मौत के घाट के उतार दिया गया। 1320 ईस्वी में इसकी मृत्यु कर डाली गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा और हम आपको अगली बार और वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।